हेलो एंड वेलकम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे एक आइडियल ब्यूरोक्रेट की, एक ऐसे सिविल सर्वेंट के जो आज तक अपने काम की वजह से रिनोन्ड है। इनका मेजर काम यदि आप देखोगे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से GS4 में आता है, जहां बहुत बार आप इनको एज एन एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, जो वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडिंग लीडर्स ऑफ ब्यूरोक्रेट में आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट ऐसे लीडर जिन्होंने लीडरशिप क्वालिटी शो की है, जो एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनकी लीडरशिप की वजह से एक इंस्टीट्यूशन ओवरऑल डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा मैच्योर हो गया है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट TN शेषन। इनका क्या रोल रहा है और कैसे इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उसको समझने के पहले अपन इनके बारे में कुछ देखते हैं। सबसे पहले इनकी 3 बुक्स हैं। 1995 में इन्होंने लिखा था डी जनरेशन ऑफ इंडिया और हार्ट फुल ऑफ बर्डन 1995 में। 2023 में इनकी ऑटोबायोग्राफी रिलीज हुई थी, दैट इज थ्रू द ब्रोकन ग्लास। इस ऑटोबायोग्राफी का पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस है क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पास्ट में पूछा है, क्योंकि सेशन जी एक बहुत ही रिनोन्ड CEC रहे, चीफ इलेक्शन कमीशन, इसलिए इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, बोथ फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव एज वेल एज प्रीलिम्स, ये खासकर ऑटोबायोग्राफी के नाम पर। यदि अपन देखें इनका जो मेजर टेन्योर था 1990 से 96 के दौर पर, ये इलेक्शन कमीशन CEC के में थे और इसी वजह से इन्हें रेमोन मागसाई अवार्ड मिला था, जो फिलीपींस का अवार्ड है, उनके प्रेसिडेंट के नाम पर दिया जाता है, और 1955 के IAS ऑफिसर थे। इनफैक्ट यदि अपन देखें तो फॉर्मर CEC ने कहा था ये जो इनका टेन्योर है, सेशन का टेन्योर, एक टर्निंग पॉइंट है इन द हिस्ट्री ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ऐसा क्या किया था जो इनको इतना हाई रेट किया जाता है किसी भी ब्यूरोक्रेट के टर्म्स में? सबसे पहले यदि अपन समझते हैं, इलेक्शन कमीशन वैसे तो पहले से ही था, लेकिन इनके पहले 1990 के पहले इलेक्शन कमीशन को मात्र एक ऑब्जर्वेटरी बॉडी की तरह देखा जाता था, जिसका काम क्या था, सरकार के अंडर काम कर रहा है ऐसा माना जाता था। तो जो सरकार बोलेगी उस तरीके से काम करे, और ये मियरली एक ऑब्जर्वर ऑफ इलेक्शंस हुआ करता था। बट आज की डेट में देखोगे, अपन ने देखा इलेक्शन कमीशन बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दुनिया भर में अपने इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए प्रचलित है, इंडिया का फेमस है, और थ्रू आउट द ग्लोब अलग अलग जगह पे इलेक्शन की ट्रेनिंग करने के लिए इंडिया के इलेक्शन ऑफिसर्स जाते हैं। तो कई सारे स्टेप्स इनके टेन्योर में लिए गए जो बिकेम द ब्रिज, जहां से इलेक्शन कमीशन लगातार और ज्यादा स्ट्रेंथन होते रहा। फॉर एग्जांपल, सबसे पहली बार उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अथॉरिटी को एनफोर्स करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने बोला कि इलेक्शन कमीशन कहां से पावर ड्रॉ करता है, आर्टिकल 324 पर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है, ड्यूटी दी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करो। तो इस ड्यूटी को रियलाइज करने के लिए जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर्स चाहिए रहेगा, दैट वी विल बी एक्साइजिंग। दैट इज अ बेसिक जो इनके टेन्योर से स्टार्ट हुआ। तो इन्होंने 150 मैल प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस की, जो इलेक्शन में करना वॉयलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट आ गया। यदि आप कोड ऑफ कंडक्ट की बात करोगे तो ये पहले से था, 1960 से ही था, लेकिन कभी भी इनके वॉयलेशन पर कोई मेजर पनिशमेंट नहीं इन्फोर्स की गई थी। ये इन्हीं के टेन्योर पे था जब इन्होंने इलेक्टोरल पावर्स को यूज करके यदि कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वॉयलेट करे तो उन्हें पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई। दैट इज द आइडिया। इनफैक्ट और यदि आप देखोगे इनके रिफॉर्म्स, इन्होंने ये इंश्योर किया कि गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टीज वोटर्स को गलत तरीके से, एडवांटेजियस तरीके से लुभा ना सके। तो एक तरीका था, इन्होंने लिकर को बैन किया। इन्होंने इंश्योर किया जो गवर्नमेंट पावर में है, जो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बना रखी है, वो सरकारी कारों का यूज ना करें जब वो कैंपेनिंग के लिए जा रही है। तो सर्टेन एग्जेम्पशंस बाद में आ गए। PM-CM को सिक्योरिटी वजह से सरकारी गाड़ी और सिक्योरिटी परमिट कर दिया गया, बट यदि प्रोपोगंडा करने, इलेक्शन कैंपेन के लिए जा रहे हैं तो सरकारी कार यूज ना करें। सिमिलरली इन्होंने असर्ट किया कि इलेक्शन कमीशन सरकार के अंडर नहीं है, तो हमें जो भी स्टाफ अपॉइंट करना है
हम खुद अपॉइंट करेंगे ताकि हम इंडिपेंडेंस इंश्योर कर सकें। दैट वाज द आइडिया। मतलब कि ईसीआई को पहली बार सरकार के अंडर नहीं, सरकार के इंडिपेंडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में इन्होंने प्रोजेक्ट किया। इन्होंने वोटर आईडी कार्ड्स में बहुत बड़े रिफॉर्म स्टार्ट किए। जितने भी इलेक्टोरल रोल्स थे उनको, पहले क्या होते थे, बहुत सारे फर्जी रोल्स बन जाते थे। एक पर्सन जो पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है उसके दो दो तीन तीन जगह रजिस्टर्ड थे। तो एक मैसिव कैंपेन स्टार्ट किया जिसमें इलेक्टोरल रोल को वेरीफाई किया विथ यूज ऑफ वोटर आईडी कार्ड्स। और यदि ऐसे ही देखें तो इन्होंने जो आज की डेट में टोटलाइजिंग मशीन है, टोटलाइजर काम करता है। टोटलाइजर ईवीएम के जमाने में क्या करता है कि ताकि पता ना चले कि कौन से कंस्टिट्यूएंसी से कितना वोट मिले तो सबको मिला देता है। तो इन्होंने उस जमाने में जब पेपर या बैलेट्स थे तब के जमाने में उन्होंने क्या किया, सारे पेपर वोट्स को मिक्स कर दिया ताकि बाद में कोई वोटर को हरास ना कर सके कि कौन से एरिया से किसको वोट दिया गया। दैट इज द बैकग्राउंड। मतलब आप सोचो कितनी फ्यूचर फारसाइटेडनेस है एज अ रिप्रेजेंटेटिव। और यदि देखा जाए स्क्रूटिनी ऑफ इलेक्टोरल एक्सपेंसेस, इन्होंने कई बार इलेक्टोरल एक्सपेंस ओवर करने के चक्कर में जो कैंडिडेट किया उसे सस्पेंड किया, उन्हें धमकी दी कि यदि किसी भी तरीके के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता है तो हम इलेक्शन को पोस्टपोन कर देंगे या कैंसिल कर देंगे, बिकॉज वी डिराइव द पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। और देखा जाए पर्टिकुलरली यूपी बिहार में उस समय बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं बहुत ज्यादा होती थी। तो उस सिचुएशन में उन्होंने सारे के सारे लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट को खुद ऑन द लीड रहकर अरेंज किया ताकि बूथ कैप्चरिंग जैसे इंसिडेंट्स ना हो सके। सिमिलरली पब्लिक वॉल्स जो जहां पर वोटिंग होती है बूथ में, उन वॉल्स को इंश्योर किया कि इलेक्शन के समय पेंटेड ना रहे, सरकार के एडवर्टाइजमेंट पेंटेड रहे तो हो सकता है वोटिंग में एक बायसनेस आ जाए। दैट कुड बी द आइडिया। सिमिलरली यूज ऑफ स्पीकर्स में रेस्ट्रिक्शन लगाई एक पर्टिकुलर टाइम में, इलेक्शन कैंपेन के पहले, जो आज की डेट में अपन लगाते हैं कि कब कैंपेनिंग बंद कर देना चाहिए, वो इन्हीं की देन है। दिस इज द एक्सटेंट। बहुत सारे लीडर्स से इनकी दुश्मनी हुई, उसी वजह से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुई, बट इन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू में कहा आई एम नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट बट आई एम वन हु इज रिप्रेजेंटेटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विथ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइडियल ब्यूरोक्रेट। अपने फर्म रिजोल्यूशन और ड्यूटी ओरिएंटेड एटीट्यूड की वजह से इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक ऐसी हाइट्स तक पहुंचाया जहां आज की डेट में वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह फंक्शन कर पाता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मैन। ऐसा यदि देखा जाए तो एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स 2016 में, अ मूवी टाइटल द मैन हु न्यू इन्फिनिटी इज बेस्ड ऑन द बायोग्राफी ऑफ, तो द आंसर इज एस रामानुजम। उस समय न्यूज में था, उसी समय मूवी आई थी, इसलिए आया था क्वेश्चन। 2016 का क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं, इस वजह से इनकी जो बायोग्राफी का नाम है थ्रू द ब्रोकन ग्लास, इसको जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी साल 2023 में जुलाई में रिलीज हुई है और इनकी डेथ के बाद पोस्टमसली रिलीज हुई है। रिसेंटली ही इनकी 2019 में डेथ हुई है, तो इस वजह से इनका नाम बहुत बार लिया जा रहा है पेपर्स में। GS4 में इनका नाम हमेशा टॉप ब्यूरोक्रेट की तरह से लिया जाता है, एंड दैट इज व्हाई डू रिमेंबर दीज फैक्ट्स एंड डू रिमेंबर हिज कंट्रीब्यूशन। That's all for this topic. Thank you.